प्रभाष जोशी का एक लेख है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इसे पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप कोई लेख पढ़ रहे हैं। लगता है जैसे आप लेखक के साथ उनकी गाड़ी में ही बैठे हैं और मालवा को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो मिट्टी की गंध, बारिश की नमी, सब कुछ महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ सड़कों का नहीं है, ये एक तरह से समय का भी सफर है। जोशी जी हमें दो अलग अलग मालवा दिखाते हैं। एक वो जिसकी कहावत थी, मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। मतलब जहां हर कदम पर पानी और खाने की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। और दूसरा है आज का मालवा, जो एक बिल्कुल अलग, एक क्या कहते हैं, एक बेचैन करने वाली सभ्यता की गिरफ्त में है। तो आज हम इस लेख के साथ यही सफर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्रभाष जोशी ने मालवा में क्या देखा, क्या महसूस किया, और उनकी ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता वाली जो बात है उसका आज हमारे लिए क्या मतलब है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नवरात्रि की पहली सुबह से। लेखक उम्मीद कर रहे थे कि मालवा में एकदम खिली खिली चटक धूप मिलेगी, लहलहाती फसलें दिखेंगी। हाँ, वैसी उम्मीद तो कोई भी करेगा। लेकिन वहां तो मंजर ही कुछ और था। बिल्कुल उल्टा। आसमान पूरा काले भूरे बादलों से ढका हुआ था, जैसे चौमासा मतलब बारिश का मौसम गया ही ना हो। और यही बात तो अजीब थी। एक तरफ त्योहार का माहौल है, लोग घट स्थापना की तैयारी कर रहे हैं, घर आंगन गोबर से लीपे जा रहे हैं, औरतें सज धज के तैयार हो रही हैं। और बाहर आसमान गरज रहा है, घुमड़ रहा है। तो माहौल में एक तरफ उल्लास है और दूसरी तरफ मौसम की एक अनकही सी चिंता। लेखक ने इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति के बीच का जो तालमेल है वो कहीं बिगड़ गया हो। इसी बीच उनकी गाड़ी नागदा स्टेशन पर रुकती है और वो एक चाय वाले से बात करते हैं। अच्छा। जब मौसम के बारे में पूछते हैं तो वो अपने ठेठ मालवी अंदाज में जवाब देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, हाँ, अब की पानी बहुत गिर्यो, हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा। देखिए, इफ एक लाइन में एक आम किसान का पूरा दर्शन छिपा है। वो कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस हालात बता रहा है। सही कहा। वो मान रहा है कि ज्यादा बारिश से एक फसल बर्बाद हो गई, लेकिन साथ ही उसे अगली फसल की उम्मीद भी है। वो प्रकृति से लड़ नहीं रहा, उसके साथ जी रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात लेखक पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि इस साल बारिश उतनी ही हुई है जितनी मालवा में औसतन होती है। अच्छा। हाँ, तो फिर भी लोगों को ये बहुत यानी बहुत ज्यादा क्यों लग रही है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मालवा के लोग अपनी ही धरती की तासीर, उसका मिजाज भूल गए हैं। सही कहा। क्योंकि शायद पिछले कई सालों से कम पानी गिरने की वजह से अब सामान्य बारिश भी बाढ़ जैसी लगने लगी है। हम मौसम के नए बिगड़े हुए मिजाज के इतने आदी हो गए हैं कि उसका सही रूप हमें अजीब लगता है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है। नहीं, ये हमारी याददाश्त और हमारे नजरिए का भी बदलाव है। और ये बदलावा नजरिया सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? नदियों के हाल में। लेखक अपनी यात्रा में शिप्रा, चंबल, गंभीर और नर्मदा कई नदियों के पास से गुजरते हैं। हाँ। वो याद करते हैं कि सालों बाद उज्जैन में शिप्रा नदी इतनी लबालब और बहती हुई दिखी थी। हाँ, लेकिन नर्मदा का अनुभव तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का अनुभव है ना? वो कैसे? ओंकारेश्वर में वहां नर्मदा के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब सीमेंट कंक्रीट का बांध बन रहा था। लेखक उसे राक्षसी बांध कहते हैं। राक्षसी बांध? हाँ। उन्हें वहां नर्मदा का पानी मटमैला सा लगा और उसकी चाल चिड़ी हुई, फिनफिनाती हुई महसूस होती है। जैसे कोई उसे जबरदस्ती बांधने की कोशिश कर रहा हो और वो गुस्से में हो। बिल्कुल। और फिर वही नर्मदा जब आगे नेमावर में मिलती है तो उसका रूप एकदम अलग है। वहाँ वो शांत है, गंभीर है, भरी पूरी है। और वहीं लेखक कहते हैं, हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। वाह, एक ही नदी के ये दो रूप असल में हमारे समाज के दो चेहरे दिखाते हैं। एक चेहरा जो प्रकृति पर काबू पाना चाहता है और दूसरा जो उसके साथ जीना चाहता है। ये नदी नहीं माँ वाली बात कितनी गहरी है। आज हम पानी को H2O या एक कमोडिटी की तरह देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन माँ मानने का मतलब है कि आपका रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं है, वो सम्मान और भरोसे का है। हाँ, और यही सोच का फर्क ही तो सब कुछ है। ओंकारेश्वर में वो रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा था। सही। और जो शहर इस रिश्ते को पूरी तरह भूल गए, उनका क्या हाल हुआ? इसका जवाब इंदौर में मिलता है। लेखक खान और सरस्वती नदियों का जिक्र करते हैं जो कभी इंदौर की जीवन रेखा थीं। आज उनका क्या हाल है? आज वो नदियां नहीं,
सड़े नाले बन गई हैं। ये शब्द लेखक ने इस्तेमाल किया है। सड़े नाले। जी, ये सदानीरा नदियां थीं, मतलब जिनमें साल भर पानी रहता था। अब ये सिर्फ बारिश के मौसम में बहती हैं और बाकी समय शहर की बस्तियों का गंदा पानी ढोती हैं। एक जीती जागती नदी को हमने गटर में बदल दिया। और ये कहानी सिर्फ इंदौर की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भारत के कितने ही शहरों के पास से गुजरने वाले नाले कभी जिंदा नदियां हुआ करते थे। ये तो हमारे अपने शहरों की कहानी है। हाँ, और यहीं पर आकर लेखक आज के पढ़े लिखे समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या? वो कहते हैं कि हमारे आज के जो इंजीनियर और योजनाकार हैं, वो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जल प्रबंधन का सारा ज्ञान पश्चिम के रेनेसां यानी पुनर्जागरण के बाद ही दुनिया को मिला। और पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे? हाँ, वो यही मानते हैं। ये सोच कितनी अजीब है ना। लेखक याद दिलाते हैं कि मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे राजा उस पश्चिमी रेनेसां से सदियों पहले हो चुके थे। सदियों पहले? वो इस पठारी जमीन की रग-रग से वाकिफ थे। वो जानते थे कि यहाँ पानी को रोकना, उसे थामना कितना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कमाल का काम किया। उन्होंने पूरे मालवा को तालाबों और बावड़ियों से भर दिया। और उनका मकसद सिर्फ सतह पर पानी इकट्ठा करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धरती के गर्भ के पानी को जिंदा रखना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर धरती के अंदर पानी है तो जमीन कभी नहीं सूखेगी। वो पानी को सहेजते थे, निकालते नहीं थे। सही कहा। और आज के योजनाकारों ने क्या किया? ठीक इसका उल्टा। हाँ, उन पुराने तालाबों को गाद से भरने दिया, उन पर इमारतें बना दी और जमीन के पानी को उसे पाताल से भी खींच निकाला। नतीजा? पग पग नीर वाला मालवा आज पानी के संकट से जूझ रहा है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा भी तो देते हैं। हाँ, उनके पुराने अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में 128 साल का बारिश का रिकॉर्ड था। 128 साल का? जी, इन 128 सालों में सिर्फ एक साल 1899 ऐसा था जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच बारिश हुई थी। ये एक भयानक सूखा था जिसे आज भी 56 का काल कहा जाता है। 56 का काल मतलब भयंकर अकाल। ऐसी स्थिति में तो हजारों लोगों के मरने की कल्पना की जाती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि उस भयानक सूखे में भी मालवा के लोग भूखे प्यासे नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उनके पुरखों के बनाए तालाबों और बावड़ियों में पहले का सहेजा हुआ पानी मौजूद था। तो उस पारंपरिक सिस्टम ने समाज को बचा लिया। और सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही हैरान करने वाला है। हाँ, 1973 में जब 77 इंच यानी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश, तब भी मालवा की ये तालाब टूटे नहीं। उन्होंने उस अतिरिक्त पानी को भी अपने अंदर समेट लिया। मतलब ये सिस्टम सूखे और बाढ़ दोनों से बचाने में सक्षम था। यही तो है असली इंजीनियरिंग। एक ऐसा डिजाइन जो प्रकृति के हर रूप का सम्मान करे और उसके साथ संतुलन बनाकर चले। हमारे पुरखे ये जानते थे। हाँ, और हम इस ज्ञान को पिछड़ा हुआ मानकर भूल गए। तो एक तरफ है पुराने राजाओं का ज्ञान जिन्होंने पानी को सहेजा, और दूसरी तरफ है आज की इंजीनियरिंग जिसने पानी को सोख लिया। यहीं पर आकर लेखक शायद अपनी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात कहते हैं, है ना? हाँ, यहीं पर वो लेख के केंद्र में आते हैं। वो कहते हैं, हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की असभ्यता है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। वो विकास के तरीकों पर सवाल नहीं उठा रहे, वो विकास की पूरी परिभाषा को ही पलट रहे हैं। असभ्यता यानी अनसिविलाइजेशन। मतलब जो हमें सभ्य बनाने का दावा करती है वही असल में हमें असभ्य बना रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है खाओ उजाड़ू सभ्यता। एक ऐसी जीवन शैली जो सिर्फ दो काम जानती है, खाना और उजाड़ना, उपभोग करना और नष्ट करना। हाँ, कंज्यूम और डिस्ट्रॉय। ये एक ऐसी सभ्यता है जो धरती को देने के बारे में नहीं, सिर्फ उससे लेने के बारे में सोचती है। लेखक के अनुसार ये सोच हमें यूरोप और अमेरिका से मिली है और आज पूरी दुनिया इसी रास्ते पर दौड़ रही है। और इसी बिंदु पर लेखक मालवा की स्थानीय कहानी को दुनिया के वैश्विक संकट से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। वो उन सवालों को उठाते हैं जो आज हर न्यूज़ चैनल पर सुनाई देते हैं। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है? क्यों हजारों साल से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है? क्यों मौसम का पूरा चक्र ही बिगड़ गया है? वो कुछ चौंकाने वाले उदाहरण भी देते हैं। हाँ, जैसे लद्दाख जैसी बर्फीली जगह पर बर्फ की जगह पानी बरस गया और बाढ़ आ गई। और बाड़मेर जैसे रेगिस्तान में वहां गांव के गांव डूब गए। यूरोप और अमेरिका में ऐसी गर्मी पड़ रही है जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि इन सब का कारण एक ही है। हाँ, हवा में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैसें
जो धरती को एक कंबल की तरह लपेटकर गर्म कर रही हैं। और स्रोत साफ साफ बताता है कि इन गैसों को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। हाँ, लेख के अनुसार सबसे बड़े जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप के विकसित देश हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है उनका रवैया, है ना? बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस तबाही की जड़ उसकी अपनी जीवन शैली है। लेख के मुताबिक अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो अपनी खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये तो वही बात हुई कि हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, भले ही उसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। और यही सोच तो समस्या की असली जड़ है। बिल्कुल। और हम भी जाने अनजाने में उसी रास्ते पर चलकर अपनी मालवा जैसी गहन गंभीर धरती को उजाड़ रहे हैं। हम विकास के नाम पर अपनी ही जड़ों को काट रहे हैं। सही कहा। तो प्रभाष जोशी का ये लेख मालवा की जमीन से शुरू होता है और हमें पूरी दुनिया का एक आईना दिखा देता है। हाँ, ये बताता है कि कैसे विकास के नाम पर हम अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपनी नदियों से कट गए हैं। जिस सभ्यता ने कभी नदियों को माँ का दर्जा दिया था, आज वही सभ्यता अपनी नदियों को गंदे नाले बना रही है। और अंत में ये लेख एक बहुत गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या? मालवा की पुरानी कहावत थी, मालव धरती गहन गंभीर। हाँ। एक समाज का या एक धरती का गहन गंभीर होना क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना और जमीन से सब कुछ निचोड़ लेना है? या इसका मतलब उस धरती के साथ एक समझदारी, एक तालमेल बिठाकर जीना है, जो असल में हमें पालती है? ये सवाल सिर्फ मालवा का नहीं, आज हम सभी का है। आज हम प्रभाष जोशी के पाठ अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा हम परीक्षा की तैयारी के लिहाज से एक सवाल जवाब के सत्र की तरह रखेंगे। मैं सीधे सवाल पूछूंगा और हमें संक्षिप्त सटीक जवाब चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती थी, तो वहां के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता था? देखिए, इसका असर मिला जुला होता था। अच्छा। जैसे कि सारी नदी, नाले, तालाब, कुएं सब पानी से भर जाते थे। फसलें लहलहाने लगती थीं, तो एक समृद्धि और उत्सव का माहौल बन जाता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, है ना? बिल्कुल। दूसरी तरफ जब बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती, तो वही पानी खासकर सोयाबीन जैसी फसलों को गला देता था। तो किसानों को नुकसान भी होता था। हाँ, उनको नुकसान होता था। तो ये खुशी और चिंता दोनों एक साथ लाता था। ठीक है। तो अगला सवाल, पाठ में लेखक कहते हैं कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके पीछे वो मुख्य कारण क्या बताते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। लेखक इसके लिए मोटे तौर पर 3 वजह बताते हैं। 3 वजह? पहली तो है औद्योगिक विकास। मतलब उद्योगों से जो प्रदूषण निकला, जो गैसें निकली, उन्होंने पूरे मौसम के चक्र को ही बिगाड़ दिया है। और दूसरी वजह है वनों की कटाई। ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ कटने से बारिश का जो एक संतुलन है वो बिगड़ा है। और तीसरा कारण शायद सबसे बड़ा है, जो पूरी दुनिया से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा है वैश्विक तापमान वृद्धि, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ लेखक सीधे सीधे यूरोप और अमेरिका की खाऊ उजाड़ू सभ्यता पर उंगली उठाते हैं। अच्छा। उनके मुताबिक वहां से निकली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों ने पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि जलवायु ही बदल गई और बारिश अनियमित हो गई है। ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता वाली बात बहुत गहरी है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। लेखक कहते हैं, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की जो औद्योगिक सभ्यता है वो नदियों को जीवन का स्रोत नहीं मानती। तो फिर क्या मानती है? बस उपयोग की एक वस्तु, एक रिसोर्स। शहरों का, कारखानों का सारा गंदा पानी, जहरीले रसायन, वो सब बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। और इसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। नतीजा ये कि जो नदियां कभी सभ्यताओं को जन्म देती थीं, जिनके किनारे जीवन पलता था, वो आज खुद गंदे नालों में बदल गई हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो इस पूरे पाठ का सार है। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वो उजाड़ की अपसभ्यता है? ये अपसभ्यता शब्द बहुत वजनदार है। बहुत वजनदार। और लेखक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो तथाकथित विकास है, ये असल में प्रकृति का
विनाश करके हो रहा है। मतलब इसकी नींव ही विनाश पर टिकी है। हाँ, ये सभ्यता उपभोग पर मतलब कंजम्पशन पर टिकी है, संरक्षण पर नहीं। इसने हमारे तालाब सुखा दिए, नदियां गंदी कर दी, धरती का पानी वो तक सोख लिया। और इस पूरी प्रक्रिया में इसने हमें अपनी जड़ों से, अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से बिल्कुल अलग कर दिया है। इसीलिए जो बाहर से विकास जैसा दिखता है, वो अंदर से असल में प्रकृति और संस्कृति का उजाड़ है। और इसीलिए वो इसे सभ्यता नहीं, असभ्यता कहते हैं। बहुत खूब। तो ये इस पाठ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हाँ, और इसे समाप्त करने से पहले शायद एक विचारणीय प्रश्न है। बताइए कि क्या आज के समय में विकास और उजाड़ के बीच की जो लकीर है, वो इतनी धुंधली हो गई है कि हम शायद दोनों में फर्क करना ही भूल गए।